सुजलॉन एनर्जी एक ही दिन में 17% गिर गया। मतलब सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड में एक दिन में 17% की गिरावट देखने को मिली है। बात करें 7 अप्रैल की, तो 7 अप्रैल के दिन यानी सोमवार को इस शेयर में 17% की गिरावट देखने को मिला था। और इस गिरावट के साथ सुजलॉन एनर्जी अपने मंथली के सबसे लोवेस्ट पर यानी 46 रुपया 15 पैसे के आसपास आ चुका था। ये शेयर यानी सुजलॉन एनर्जी लगातार 2 दिन से मार्केट में गिरे चले जा रहा है। और इस गिरावट के साथ वो पूरे 6 महीने में लगभग 30% के अपने गिरावट पर आ चुका है। मतलब सुजलॉन एनर्जी जब 17% गिरा मार्केट में, तो टोटल पूरे 6 महीने में 30% तक गिर चुका है। तो 6 महीने में सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड में लगभग 30% की गिरावट देखने को मिले हैं। जबकि अगर चार्ट को देखा जाए तो ये सुजलॉन एनर्जी न ही ओवरबॉट जोन में है, न ही ओवरसोल्ड जोन में है, क्योंकि इसका आरएसआई जो है वो 48.9 पर है। मतलब ठीक ठाक है। अगर 70 से ऊपर होता तो इसे कहा जा सकता था कि ओवरबॉट जोन में है, लेकिन आरएसआई जो है वो 48.9 है। मतलब न ही ये शेयर ओवरबॉट जोन में है और न ही ये शेयर ओवरसोल्ड जोन में है। अभी हाल की खबर के अकॉर्डिंग सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी जो है सुजलान ग्लोबल सर्विसेज लिमिटेड पर कुल 7.47 लाख करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ये जुर्माना लगाया किस लिए गया है, तो 30 अगस्त 2017 के मामले के अकॉर्डिंग इस पर जुर्माना लगाया गया है, जिसकी वजह से ये पिछले कुछ दिनों में न्यूज में भी था। तो अब एक सवाल उठता है कि इस पे जुर्माना लगने के बाद और 30% गिर जाने के बाद इस कंपनी में शेयर को होल्ड करना चाहिए, बाई करना चाहिए, सेल करना चाहिए, ये क्या करना चाहिए उसके बारे में। तो एक फर्म है जिसका नाम है मोतीलाल ओसवाल, उसने कहा है कि भारत में पवन ऊर्जा का प्रवेश अपेक्षाकृत कम है, जो विकास के लिए पर्याप्त गुंजाइश प्रदान करता है। किसको गुंजाइश प्रदान करता है, तो ये प्रदान कर रहा है सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड को। मतलब अकॉर्डिंग टू मोतीलाल ओसवाल अभी तक यानी सुजलॉन एनर्जी को बाई करने के लिए रिकमेंड किया गया है। मैं नहीं कह रहा हूँ, कौन कह रहा है, एक ब्रोकरेज फर्म जिसका नाम है मोतीलाल ओसवाल ने कहा है कि इसे बाई करने के लिए इसे रिकमेंड किया गया है। और इसने कहा है कि ये कंपनी आने वाले समय में 70 रुपए के आसपास जा सकती है। और सुजलॉन एनर्जी को खरीद की रेटिंग देने के साथ ही साथ ये मोतीलाल ओसवाल ऐसा 7वां ब्रोकरेज फर्म बन गया है जिसने सुजलॉन एनर्जी को बाई करने के लिए रिकमेंड किया है। जबकि एक ब्रोकरेज फर्म ने कहा है कि इसको सुजलॉन एनर्जी को होल्ड करना चाहिए। जबकि कुल टोटल 8 लोगों ने इस पर अपनी राय दी है, 8 फर्म ने इस पर अपनी राय दी है, जिसमें से 7 ने कहा है कि इसको बाई करना चाहिए और एक ने कहा है कि इसको होल्ड करना चाहिए। और सोमवार को दलाल स्ट्रीट बंद होने तक ये सुजलॉन एनर्जी जो है वो 5.85% गिर कर टोटल पहुंच चुका था 52 रुपए 10 पैसे पर सुजलॉन एनर्जी पहुंच चुका था। तो ये ओवरऑल बात थी सुजलॉन एनर्जी के बारे में। 8 अप्रैल यानी आज के दिन इस बेल के शेयर प्राइस में लगभग 6% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। एक्सपर्ट ने इसको बाई करने के लिए कहा है या सेल करने के लिए कहा है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले सवाल आता है कि ये BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो है वो आज न्यूज में क्यों आया है। तो उसके पीछे का रीजन है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने आज IAF यानी इंडियन एयरफोर्स का कुछ ऑर्डर जीता है। इसकी वजह से ये शेयर आज न्यूज में आया है। कौन सा ऑर्डर जीता है, कितने करोड़ का ऑर्डर जीता है, उसके बारे में भी हम लोग वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात करें BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की करंट प्राइस की, तो आज के दिन इसने लगभग 3.04% का उछाल लगाया है और इस उछाल के साथ ये पहुंच गया है 281 रुपए के आसपास। दिन की शुरुआत में ये BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड लगभग 6% का उछाल लगाया था और इस 6% के उछाल के साथ ये पहुंच गया था 288 रुपए के आसपास। मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड इंट्राडे में आज लगभग 6% का रिटर्न दिया है, जबकि ओवरऑल मार्केट क्लोजिंग तक 3.04% का उछाल देखने को मिला है।
तो अब बात कर लेते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के कुल ऑर्डर बुक की, मतलब कौन सा उसे कॉन्ट्रैक्ट मिला है उसके बारे में। इंडियन एयरफोर्स के MI-16V5 हेलीकॉप्टर के लिए EW सूट सप्लाई करने का ऑर्डर मिला है। और कितने का ऑर्डर मिला है, तो कुल 2210 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, जिसमें एक्सक्लूडिंग है टैक्सेस, मतलब टैक्सेस को शामिल नहीं किया गया है। तो BEL को डिफेंस मिनिस्ट्री से 2210 करोड़ रुपए का कुल कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिसके साथ ही कुल कॉन्ट्रैक्ट यानी FY26 का कुल कॉन्ट्रैक्ट जो है यानी BEL का कुल कॉन्ट्रैक्ट 2803 करोड़ रुपए का हो गया, जिसमें से 2210 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट जो है अभी आज यानी 8 अप्रैल को मिला है। ये न्यूज़ है BEL का ऑर्डर बुक के बारे में, मतलब आज के दिन उसको कौन सा ऑर्डर मिला है उसके बारे में। तो अब बात कर लेते हैं मार्केट एक्सपर्ट ने इस BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को लेकर क्या कहा है, बाई करने के लिए कहा है या सेल करने के लिए कहा है उसके बारे में। तो मार्केट एक्सपर्ट किरण जानी ने कहा है कि अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखा जाए, मतलब BEL के ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखा जाए, तो एक गिरते हुए ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट देखने को मिला है। ये दिखा रहा है कि ये अभी फिलहाल के लिए मोमेंटम दिखा सकता है BEL का शेयर। और इसके साथ ही साथ इन्होंने यह भी कहा है कि सभी की मूविंग एवरेज जो है उसके ऊपर ही ये ट्रेंड कर रहा था, मतलब BEL अभी गिरने के बावजूद भी सभी जो की मूविंग एवरेज हैं, जो सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज हैं, उसके ऊपर ही ये BEL ट्रेड कर रहा था। और इन्होंने यह भी कहा है कि अगर इनकी मतलब ये इस एक्सपर्ट की बात सुनी जाए तो इन्होंने इसको बाई करने के लिए रिकमेंड किया है, मतलब मार्केट एक्सपर्ट किरण जानी ने इसे बाई करने के लिए रिकमेंड किया है। तो ये न्यूज़ के बेसिस पर बनाया गया वीडियो था, जिसमें मार्केट एक्सपर्ट ने क्या कहा है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को लेके उसके बारे में, और इसने कौन सा ऑर्डर जीता है उसके बारे में। टाटा पावर अपने 52 वीक हाई से लगभग 30% नीचे की तरफ गिर चुका है। तो क्या इस वक्त टाटा पावर खरीदने लायक शेयर है या नहीं, उसके बारे में चलिए चर्चा करते हैं। तो टाटा ग्रुप का एक कंपनी टाटा पावर के पास अभी फिलहाल का देखें तो आज के दिन यानी आज ट्यूसडे 8 अप्रैल को ही उसे एक नया ऑर्डर आया है। क्या मिला है उसमें, क्या उस ऑर्डर में आया है, तो उसे अप्रूवल मिला है क्या सेटिंग अप करने के लिए, तो 100 मेगावाट बैटरी स्टोरेज बनाने के लिए। कहाँ पर, मुंबई में। तो ये आज का 8 अप्रैल का न्यूज़ है। इसमें टाटा पावर को मुंबई में 100 मेगावाट बैटरी स्टोरेज की सेटिंग के लिए अप्रूवल मिल गया है। तो ये एक न्यूज़ है जिसकी वजह से ये स्टॉक आने वाले समय में मोमेंटम दिखा सकता है। तो ये 100 मेगावाट बैटरी स्टोरेज मुंबई में बनाने के लिए इसे अप्रूवल मिला कौन से प्रोजेक्ट के तहत है, तो इसे मिला है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम यानी BESS प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसे 100 मेगावाट बैटरी स्टोरेज अप्रूवल मिला है। तो इस प्रोजेक्ट को आने वाले 2 साल के अंदर लगभग 10 जगहों पे 10 ऐसे साइट हैं जहां पर ये टाटा पावर इसका सेटिंग अप करने वाला है। अगर बात करें टाटा पावर की करंट मार्केट प्राइस की, तो वो लगभग 360-61 के आसपास 8 अप्रैल यानी आज के दिन 360-361 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो अपने ऑल टाइम हाई कितना था, तो इसका 495 रुपए के आसपास इसका ऑल टाइम हाई था। उससे लगभग 30% के आसपास डाउन ट्रेंड कर रहा है। डाउन पे मतलब 30% नीचे की तरफ इस पर ट्रेड कर रहा है 360-61 रुपए के आसपास। तो इस शेयर को लेके यानी टाटा पावर को लेके मार्केट एक्सपर्ट लक्ष्मीकांत शुक्ला का कहना है कि टाटा पावर इज अ वेरी गुड कंपनी। टाटा पावर बहुत अच्छी कंपनी है। अगर कोई लॉन्ग टर्म में देखना चाहता है तो उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब भले ही मार्केट प्राइस अभी करंट मार्केट प्राइस 30% 52 वीक हाई से नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा हो, लेकिन अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहा है, लॉन्ग टर्म में इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टाटा पावर एक बहुत ही अच्छे क्षेत्र पे काम कर रही है जिसके उसका भविष्य जो है उज्जवल होने वाला है। तो इस शेयर में जो भी इन्वेस्ट करता है उसका भी भविष्य उज्जवल होने ही वाला है, ऐसा कहना है लक्ष्मीकांत शुक्ला का।
तो ये आज के न्यूज़ के बेसिस पे बनाया गया वीडियो है टाटा पावर के ऊपर। अगर आप इसका डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस चाहते हैं, यानी टाटा पावर का डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस चाहते हैं, तो आप कमेंट कर दीजिए डिटेल, उसके बारे में फंडामेंटल एनालिसिस कर दिया जाएगा। टाटा स्टील के फोर्थ क्वार्टर रिजल्ट आ गए हैं और इसमें पाया गया है कि इंडिया में इसने अपने रिकॉर्ड हिट किए हैं डिलीवरी करने के लिए, अपने कच्चे उत्पाद को डिलीवरी करने के लिए रिकॉर्ड हिट किया है। फिर भी टाटा स्टील पिछले 2 दिनों से लगभग 15% गिर चुका है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। आज की बात करें तो आज ये टाटा स्टील लगभग 8% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। अगर टाटा स्टील के भारत में कच्चे स्टील प्रोडक्शन की बात करें तो कुल इसने 5.51 मिलियन टन्स के उत्पादन किए हैं, जो अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 3.2% नीचे की तरफ गया है, लेकिन 2% बढ़ा है अगर इसे ईयर ऑन ईयर देखा जाएगा तो। यानी FY25 में इसका कुल क्रूड स्टील प्रोडक्शन 21.8 मिलियन टन का हो गया है, जो FY24 से 5% बढ़ा है। वहीं इसके ई कॉमर्स प्रोडक्शन मतलब टाटा स्टील आसियाना के रेवेन्यू की बात करें तो वो लगभग 60% बढ़ा है। मतलब इतना ग्रोथ हुआ है इस टाटा स्टील में। और वहीं टाटा स्टील की कुल डिलीवरी की बात करें तो इंडिया में इसकी डिलीवरी जो है वो 6% से बढ़ा है। मतलब क्वार्टर 4 में FY25 के क्वार्टर 4 में ये 6% बढ़कर 5.6 मिलियन टन हो चुका है। टाटा का डिलीवरी भारत में 6% से बढ़कर 5.6 मिलियन टन का हो चुका है, जो FY24 से लगभग 5% ज़्यादा है। मतलब इनकी डिलीवरीज भी बढ़ी है, इनके प्रोडक्शन भी बढ़े हैं, फिर भी ये इंडियन शेयर मार्केट में लगातार 2 दिन से बहुत तेज़ी से गिरता हुआ चला जा रहा है। अगर यूरोप की बात कर लें तो FY25 में टाटा स्टील नीदरलैंड्स ने प्रोडक्शन में कुल 6.5 मिलियन टन का बढ़ोतरी हुआ है, जबकि उसकी डिलीवरी में 6.2 मिलियन टन का बढ़ोतरी हुआ है। मतलब न सिर्फ इंडिया में बल्कि यूरोप में भी टाटा स्टील के प्रोडक्शन के साथ साथ उनकी डिलीवरी में भी बढ़ोतरी हुआ है। मतलब प्रोडक्शन में 6.7 मिलियन टन की बढ़ोतरी हुई है, जबकि डिलीवरी में 6.2 मिलियन टन की बढ़ोतरी हुई है। तो इतना अच्छा क्वार्टर रिजल्ट आने के बावजूद भी इंडियन शेयर मार्केट में टाटा स्टील लगातार 2 दिन से गिरता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो एनालिस्ट लोगों ने कहा है कि 25% यूएस टैरिफ की वजह से स्टील एंड एल्युमिनियम वाले प्रोडक्ट पर डायरेक्टली कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ा है, लेकिन इनडायरेक्टली इस मेटल वाले स्टॉक्स पर इफेक्ट पड़ा है, जिसकी वजह से ये मेटल और एल्युमिनियम मतलब स्टील और एल्युमिनियम बनाने वाले स्टॉक्स जो हैं वो लगातार 2 दिनों से इंडियन शेयर मार्केट में गिरते हुए चले जा रहे हैं। तो ये बात रही टाटा स्टील के बारे में। अगर आप डिटेल से इसका फंडामेंटल एनालिसिस देखना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए डिटेल, हम टाटा स्टील का फंडामेंटल एनालिसिस करके आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। और बात करें टॉप गेनर की तो आज 20% के साथ सबसे ज़्यादा उछला कौन है? तो सिली मॉन्क एंटरटेनमेंट लिमिटेड 20% उछलने के साथ ये पहुंच गया 17 रुपया 88 पैसे के पास। और दूसरा है की नोट फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, ये 19.99 लगभग 20% ये भी उछला है और 19.99 उछलने के बाद ये पहुंच गया 365 रुपए पर। वहीं टॉप लूजर की बात करें तो कनानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 8.50% का माइनस में रिटर्न दिया है। इसके साथ ही यह पहुंच गया है 2 रुपया 26 पैसे पर। DCM फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड ने आज नीचे से दूसरे नंबर पर टॉप किया है, मतलब 7.67% का माइनस में रिटर्न दिया है। इसके साथ ही यह पहुंच गया 5 रुपया 30 पैसे पर। तो चलिए अब FI और DI की एक्टिविटी के बारे में जानकारी लेते हैं। तो अब बात करते हैं FIDI के बाइंग और सेलिंग एक्टिविटी की। तो FII कैश मार्केट, जिसे FII CM भी कहा जाता है, आज उसमें सेलिंग देखने को मिला है। 9,994 करोड़ रुपए का सेलिंग देखने को मिला है। जबकि DII कैश मार्केट, जिसे DII CM भी कहा जाता है, उसमें आज बाइंग देखने को मिला है। 3,097 करोड़ रुपए का बाइंग देखने को DII CM में मिला है। तो ये रहा FIDI का बाइंग सेलिंग एक्टिविटी। चलिए अब चलते हैं FI के फ्यूचर ऑप्शन की सेगमेंट की जानकारी लेते हैं।
तो अब बात करते हैं एफआई के फ्यूचर और ऑप्शन की गतिविधियों के बारे में। तो एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर्स में आज सेलिंग देखने को मिला है, 331 करोड़ रुपए का सेलिंग देखने को मिला है, जबकि एफआई इंडेक्स ऑप्शंस में बाइंग देखने को मिला है, 66,127.58 करोड़ रुपए का बाइंग देखने को मिला है। एफआईआई स्टॉक फ्यूचर्स की बात कर लें तो वहां पर सेलिंग देखने को मिला है, 367 करोड़ रुपए का सेलिंग देखने को मिला है, जबकि एफआईआई स्टॉक ऑप्शंस में भी सेलिंग देखने को मिला है, 750 करोड़ रुपए का सेलिंग देखने को मिला है। ये रहा एफआई का फ्यूचर और ऑप्शन गतिविधि। चलिए अब चलते हैं निफ्टी, सेंसेक्स और इंडिया वीआईएक्स की तरफ। तो निफ्टी, सेंसेक्स और इंडिया वीआईएक्स के परफॉर्मेंस की बात करें तो निफ्टी आज ऊपर चढ़ा है, सेंसेक्स भी आज ऊपर चढ़ा है और इंडिया वीआईएक्स का परफॉर्मेंस भी आज मार्केट की में पॉजिटिविटी लाने के लिए बना है। तो निफ्टी की बात कर लें तो 374.25 अंकों का उछाल लगाकर यानी 1.7% उछलकर पहुंच गया है 22,535.85 पर, जबकि सेंसेक्स 1089.18 अंकों का उछाल यानी 1.5% का उछाल लगाकर पहुंच गया है 74,227.08 पर। इंडिया वीआईएक्स जो इंडियन शेयर मार्केट की वोलेटिलिटी को बताता है वो भी आज गिरा है मतलब गिरकर ये यहाँ इसका गिरने का मतलब है कि इंडियन शेयर मार्केट में डर कम हुआ है और ये गिरकर पहुंचा है 10.3%, गिरकर पहुंचा है 20.44 पर। ये तो बात रही मार्केट में आज क्या क्या हुआ है, ये मार्केट ऊपर क्यों गया है, चलिए उसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। तो अभी इस डेटा का क्या मतलब है, क्यों मार्केट ऊपर गया उसके बारे में। तो एफआईए इंडेक्स ऑप्शंस की बात कर लें तो कुल 66 करोड़ रुपए की खरीदारी की गई है, जिससे ये पता चलता है कि बड़ा डायरेक्शनल मूव होने वाला है या फिर हेजिंग की जा सकती है। कैश में एफआईआई ने बेचा है लेकिन ऑप्शन में खरीद कर एग्रेसिवली एक्टिव हो रहे हैं, मतलब शॉर्ट टर्म मोमेंटम देखने को मिल सकता है। डीआईआई लगातार गिरावट में खरीदारी कर रहा है, वीआईएक्स गिर रहा है, इसका मतलब है कि मार्केट थोड़ा स्टेबल हो रहा है और यह भी है कि मार्केट में डर जो है वो कम हो रहा है। ये बात रही आज के मार्केट की। चलिए अब कल के मार्केट यानी आने वाले समय मार्केट कौन सा डायरेक्शनल दे सकता है उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो अब बात करते हैं कि आगे क्या हो सकता है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए हमें लगता है कि वोलेटिलिटी कम हुई है, इसलिए क्लियर ट्रेड बन सकता है, लॉन्ग साइड में मौके भी मिल सकते हैं। वहीं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हर गिरावट को एसआईपी और स्ट्रैगर्ड बाइंग किया जा सकता है, लेकिन एफआईआई की गेम को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मतलब एफआईआई बड़े बड़े अमाउंट में सेलिंग कर रहा है, कैश मार्केट में सेलिंग देखने को मिल रहा है, भले ही ऑप्शन में बड़ी बड़ी अमाउंट में बाइंग किया जा रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में रन जो है वो कैश मार्केट से ही पॉसिबल हो सकता है और कैश मार्केट में लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। ये बात रही आज के मार्केट की, मतलब आज का मार्केट कौन सी दिशा में जा रहा है, किस किस तरह के मोमेंटम देखने को मिल रहे हैं। लेकिन वीडियो के इन्हें आपको डिस्क्लेमर दे देना चाहते कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए था। अगर आप किसी भी स्टॉक को बाई, सेल या होल्ड करना चाहते हैं तो खुद का रिसर्च और खुद का एनालिसिस जरूर करिए, उसके बाद ही किसी स्टॉक को बाई, सेल या होल्ड करने का सोचिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना अपने परिवार का और इस देश का भी ख्याल रखिए।